हेलो फ्रेंड्स। सभी बच्चे तैयार हैं टेस्ट देने के लिए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आते जाएगा और आपको जवाब देते जाना है। मैं आपके आंसर को देखूंगा, कितने बच्चों ने क्या आंसर दिया। ABCD आपको चूज करना है। सबसे पहले किसका सही आंसर आता है, इसको अभी जवाब देंगे हम। तैयार हो जाइए, आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ये टेस्ट आपका जो अभी हो रहा है, ये ऑप्टिक्स का है, रे ऑप्टिक्स का है, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक समय मिलेगा। आपको फास्टली जवाब देना है। क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा बड़ा भी होगा, कुछ छोटा भी होगा, तो ऑल ओवर एवरेज बैलेंस में क्वेश्चन है। आप बच्चों को उसको ध्यान देना है। तो चलिए, आप लोग तैयार हो गए तो आप सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में लाइव टेस्ट के लिए स्वागत है। और मैं स्टार्ट करता हूं। आपका क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। तो चलिए, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। आप उसको रीड करें और आंसर दें। तो आपका क्वेश्चन है, F1 और F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए गए हैं, तो यह संयोजन ऐसे पतले लेंस जैसा व्यवहार करेगा जिसकी फोकस दूरी होगी। तो इसमें फोकस दूरी कौन सा होगा? ABCD। आप देखें, सभी बच्चों ने आंसर किया। कुछ बच्चे मेरे बी आंसर भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी आंसर दे रहे हैं। इसी दोनों आंसर में सभी बच्चों का आंसर दिख रहा है। चलिए, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर दिए। यह आंसर डायरेक्ट आपका आ जाना चाहिए और डायरेक्ट हमारे बच्चे जवाब भी दे रहे हैं। चलिए, आपका समय खत्म हो रहा है। अब बच्चों को अब आंसर मिलेगा, कौन सा सही आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा। गौर से देख के तैयार हो जाइए। रेडी हैं? यस, रेडी। देख लीजिए, आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। बी नंबर। आपके क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब जितने बच्चों का आंसर आया सही, अब जल्दी लिखिए यस यस यस। चलिए, अमन कुमार गुप्ता का सही आंसर है। कामिनी कुमारी, रीचा राज, गौरव कुमार, सारे बच्चों ने यस यस कर दिया। अब सबका नाम नहीं पढ़ सकेंगे। शुरू में 5 से 10 बच्चों का नाम पढ़ूंगा मैं। अब कैसे क्या है उसको जरा देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, प्यारे बच्चों, दो लेंस को कंबाइन किया गया था। एक लेंस यदि L1 है, दूसरा लेंस L2 है, इसका फोकस दूरी F1 है, इसका फोकस दूरी F2 है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का जो आंसर होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है।
इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा F1 इंटू F2, F1 प्लस F2। अब इसको पलट देंगे आप लोग तो F बराबर आपका हो जाएगा F1 इंटू F2 बाय F1 प्लस F2। तो आपका ये आंसर है। चलिए, आपका आंसर आपको मिल गया। जल्दी से आप देख लीजिए। आपको याद होगा जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, इस क्वेश्चन में आपको सिखाए थे कि दो लेंस यदि एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में बताया था मैंने आपको फार्मूला, प्रोडक्ट बाय सम, दोनों लेंस का फोकस दूरी का प्रोडक्ट बाय सम। तो वो याद रखिए, आपका ये सही आंसर आपका बी नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन तैयार है। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ प्रतीत होता है। Why does an air bubble appear to glow under water? तो जल्दी से इसका जवाब तो 10 सेकंड में आ जाना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है आपको। सारे बच्चों का आंसर लगता है सही आ रहा है। यस, इसका आंसर सबका सही है और कुछ बच्चों से गलती अभी भी हो रहा है, ध्यान देंगे गौर से। इसका आंसर सही आंसर आपका है, गौर से देखिएगा, आंसर आपके सामने आ रहा है। आपका आंसर नंबर बी, जितने बच्चों का आया जल्दी से लिखिए, मेरा सही है। लिखिए मेरा 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 लिख के भेजिए जल्दी से, जल्दी से। चलिए, अंकुश कुमार सही है, बिरजू कुमार सही है, हेमंत कुमार, हरे राम कुमार, उमाकांत कुमार, राजकुमार, ऋतिक कुमार, अनामिका कुमारी, श्वेता राज, ऋचा राज। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन स्टार्ट चेंज करता हूं मैं। ये सिंपल है कि प्रकाश के परावर्तन चलिए सही हो गया, सभी बच्चों का सही जवाब है इसमें। क्वेश्चन चेंज हो रहा है आपका, जल्दी से देखिए। जब प्रकाश कांच से हवा में प्रवेश करता है तो तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात पर ध्यान देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है। चलिए सारे बच्चे जल्दी जवाब दीजिए। चलिए सारे बच्चों ने आंसर दिया, सोच लिया, जल्दी देखिए तो। व्हाट इज द चेंज इन वेवलेंथ व्हेन लाइट इंटर्स एयर फ्रॉम ग्लास। हवा से लाइट जब ग्लास में प्रवेश करता है तो उसके वेवलेंथ पर, तरंगदैर्घ्य पर क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था, बहुत कॉमन सेंस से जवाब देंगे इसका कि सर हम लोगों ने अनुभव किया, देखा है कि जब प्रकाश हवा से
कांच में प्रवेश करता है तो चाल घट जाता है, और चाल घटने का मतलब है, याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य उसका घट गया होगा, वेवलेंथ घटा होगा, तभी यह संभव है। तो चलिए इसका आंसर नंबर देख लीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, गौर से देखिए। पर बी नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है आपका बी, आपके पास आ गया। इसमें सिंपल सा बात है, एक छोटा सा गप है, गौर से देखेंगे। भी बराबर एन लेमडा, आप लोगों ने लाइफ में कभी सुना है? भी बराबर एन लेमडा, तो एन हमारा आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये जब सोर्स पर निर्भर करता है, सोर्स नहीं बदलेंगे तो आवृत्ति नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब है कि कांच में प्रकाश का वेग घट जाता है, और ये घट जाने का मतलब हुआ लेमडा भी मेरा क्या होगा, घट जाएगा, तभी ये संभव है। तो चलिए आपने समझ लिया इसको, गौर से देखिएगा। आंसर नंबर 3 का आंसर नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, जल्दी से देखिए, तैयार हो जाइए। रेडी है, तैयार हैं आप लोग? क्वेश्चन आपके सामने तैयार है। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 और 3/2 है, तो जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक होगा। जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 and 3/4 respectively. The refractive index of water then that of glass will be. सारे बच्चों का जवाब बी है, कुछ बच्चों का जवाब है डी, कुछ बच्चों का जवाब आ गया ए। तो इसका सही आंसर आप लोग क्या बोल रहे हैं, आप देखिए गौर से। तैयार हैं बाबू लोग? जल्दी तैयार हो जाइए। आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर के लिए आप तैयार हो जाइए, आपको फिर हिंट्स देंगे कैसे होगा। सही आंसर आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर सी। अब देखेंगे यहाँ पर आंसर नंबर सी सही है, कैसे सही होगा। आपके क्वेश्चन में म्यू डब्ल्यू का वैल्यू है 4/3, म्यू जी का वैल्यू है म्यू जी का वैल्यू है 3/2। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिंसियर होके, 1 म्यू 2 को हम लोग लिखते थे, याद करिए, μ2/μ1। तो यदि मैं 1 म्यू 2 के बदले मैं लिख लूँ W म्यू जी, तो मेरा जवाब होगा μg/μw। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 3/2/4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो आपका जवाब होगा 3 3 जा 9, बाई हो जाएगा 4 × 2, आपका जवाब हो जाएगा 3 3 जा 9/8। इस तरह से जवाब हो गया 9/8। चलिए आपका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे गौर से, इनमें से ऑप्टिकल फाइबर क्या है? जल्दी जवाब दीजिए आप लोग, अपना कॉमन सेंस से बताइए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल फाइबर?
चलिए ध्यान दीजिए, इसका आंसर देखिए तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। आंसर नंबर सी। आप लोग कुछ बच्चे देखते हैं वेब गाइड भी बोल रहे हैं, उसको हम लोग को सीखना है। ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पर इसीलिए है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इमेज को भेजा जाता है ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 6 आपके सामने है। तालाब की तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? आप देखेंगे तालाब की तली ऊपर उठी हुई नजर आती है, क्यों? जब हवा में रहकर जल के अंदर के वस्तु को देखते हैं तो वह अपने स्थान से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर कौन सी घटना होती है? तो आंसर में है प्रकाश का परावर्तन, बी नंबर में है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और सी नंबर में है प्रकाश का अपवर्तन, और डी नंबर में है प्रकाश का विवर्तन। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो सही आंसर आपका आएगा कौन सा होगा। गौर से देखिए, आपके सामने आंसर आ रहा है। तैयार हो जाइए आंसर के लिए। आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी में क्यों क्या था? गौर से देखिए, प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने पढ़ा था रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बीच रिलेशन। उसमें आपने देखा था प्रकाश का अपवर्तन का घटना के आधार पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाए थे, तब इस फार्मूला को प्रूव किए थे। तो उसमें से हम लोग कह देंगे यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन के ऐसा होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। आप लोग देखें यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक कौन सा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इसमें फंसाया जाएगा। देखते हैं हमारे कौन कौन से बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। हाँ, आंसर देने का तरीका होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके बाद आंसर लिखिए। नहीं तो कुछ बच्चों का आंसर बाद में आता है, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कुछ बच्चों का आंसर बाद में आता है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है तो 7 लिख के ABCD लिखिए। चलिए अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है वो, यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल थीटा ऑफ ग्लास एयर इज, then the refractive index of glass with respect to air will be। आप आंसर देख लीजिए जल्दी से, आंसर क्या है? आंसर सी नंबर है। आपका आंसर है सी नंबर। आइए गौर से देखिएगा, बच्चों को खूब फंसाया गया है, आपको बच्चों को फंसाया गया है यहाँ पर। आप बच्चे ध्यान देना गौर से, आपका आंसर नंबर बी है, इसको ध्यान दीजिए गौर से। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। आंसर इसका सही होगा बी नंबर। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। आप इसको देखेंगे, बी नंबर सही आंसर होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, वेरी गुड, सही जवाब है। अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं। यहाँ पर क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? आप लोग देखे थे क्रिटिकल एंगल IC बराबर, आप लोग पढ़ते होंगे, क्रिटिकल एंगल बराबर साइन इनवर्स 1/μ। तो यहाँ पर साइन को इधर लाएंगे तो 1/μ बराबर हो जाएगा साइन IC हो जाएगा
तो म्यू बराबर हो जाएगा 1/sin IC। तो 1/sin हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक IC हो जाएगा। तो चूंकि वहाँ पर एंगल में थीटा है तो कॉसेक थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा लिखेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम लोग। जल्दी से तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ ए convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. If the refractive index of its material is 1.5, what will be its focal length? तो चलिए हम लोग देखें गौर से फोकल लेंथ के बारे में। क्या होगा फोकल लेंथ? रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर और 15 cm है। R1 R2 दिया हुआ है आपको और म्यू का मान दिया हुआ है, तो एफ का मान निकालना है। तो जल्दी से बताइए इसमें सही आंसर आपका कौन सा है? जल्दी से बाबू लोग। 8C 8B 8A भी दे रहे हैं कोई बच्चे। फार्मूला पर बनाना होगा इसका। लेंस मेकर फार्मूला से बनाइए जल्दी से। लेंस मेकर फार्मूला से बनाइए जल्दी से। चलिए बाबू लोग, आप लोग आंसर देख लिए। अब मैं आपके सामने आंसर दे रहा हूं, आप देखेंगे आंसर कौन सा होता है। ए नंबर आंसर आपका सही है और ए नंबर में आंसर है आपका 12 सेंटीमीटर। आपका सही आंसर ए नंबर है आपका 12 सेंटीमीटर। आप किस फार्मूला का यूज किए, आइए उसको देखते हैं, बताना चाहते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कलर चेंज कीजिए सर। ऑलरेडी ये कलर हो चुका है, अब इसको आज सेट नहीं किया जा सकता है। आपको थोड़ा गंभीर होकर ध्यान से सीखना है। तो क्वेश्चन में आपका था फोकल लेंथ कितना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 कितना था 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। R1 हमारा पॉजिटिव होगा, R2 हमारा निगेटिव होगा, इस बात को ध्यान देना है। और म्यू का मान दिया हुआ कितना 1.5। तो लेंस मेकर फार्मूला आपके सामने है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। आपका ये फार्मूला होता है। तो म्यू का वैल्यू यदि पुट करते हैं 1.5 माइनस 1 इंटू 1/R1 तुम्हारा हो गया 10, 1/10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। आप उसका एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसका जवाब सॉल्व करने के बाद आएगा तो लास्ट में 1/f तो वो आएगा, उसको फिर लास्ट में f बराबर कर लीजिएगा। ये 12 सेंटीमीटर आपका मिल जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर नंबर ए सही है। चलिए बहुत सुंदर बात। क्वेश्चन चेंज। क्वेश्चन नंबर 9। शीशे का एक द्विउत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक μ1 है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में डाल दिया जाता है और यदि प्रकाश की समांतर किरणें लेंस से अपसरित होकर निकले तो कौन बड़ा होगा? ए में है μ1 ग्रेटर देन μ2, बी में है μ1 लेस देन μ2, सी में है μ1 बराबर μ2 और डी में है μ1 इक्वल टू 1/μ2।
जल्दी से बुद्धि लगाइए। किरणें लेंस से अपसरित होकर निकलती है। अपसरित करने वाला लेंस कौन लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। कौन लेंस होगा? अवतल लेंस। मतलब हवा में हमारा लेंस है उत्तल, उसको जब दूसरे माध्यम में ले जाते हैं तो वह व्यवहार करने लगता है अवतल जैसा। तो उस दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वह अपवर्तनांक लेंस के माध्यम के अपवर्तनांक से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होना चाहिए? ए बी सी डी में देखिए गौर से। म्यू2 छोटा होना चाहिए, म्यू2 बड़ा होना चाहिए, या म्यू2 म्यू1 के बराबर होना चाहिए। तो जल्दी से देखिए, आंसर नंबर हमारा आएगा बी नंबर। हम लोगों ने याद किया है, हम लोगों ने पढ़ा था, अधिक अपवर्तनांक वाले, अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जब लेंस को डुबाया जाता है उसका नेचर बदल जाता है, बदल जाएगा। यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। तो आंसर नंबर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? Which of the following changes when a ray of white light enters the lens? जब व्हाइट लाइट लेंस में प्रवेश करता है तो उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है? वेग और तरंग दैर्ध्य में, वेग में, आवृत्ति में। तो जल्दी विचार कीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से। देखें आपका जवाब क्या आ रहा है बाबू लोग का। आप लोग क्वेश्चन नंबर छोड़ रहे हैं फिर लिखने के लिए। रमेश कुमार 10B बोल रहे हैं। एक कॉमन सेंस का बात है, यदि तरंगदैर्घ्य बदलेगा तो नेचुरली वेग बदल जाएगा। तो तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों में बदलाव होना चाहिए। आइए आंसर देखते हैं। 10 आंसर नंबर ए, दोनों में बदलाव हो जाएगा आपका। आप इसको गौर से देखिए, सिंपल बात है। जैसे लेंस में प्रवेश करता है तो वेग घटने का मतलब हो गया तरंगदैर्घ्य में कमी होना। तरंगदैर्घ्य में कमी होने से ही वेग में परिवर्तन होता है, इस बात को ध्यान देना। तो दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 2 डाईप्टर और -35 डाईप्टर के दो लेंस को संयोजित करते हैं तो उसके संयोजन का क्षमता क्या होगा? मतलब इक्विवेलेंट लेंस का पावर बताना है। What will be power of the combining two lenses of 2 diopters and -3.5 diopters? आंसर ए बी सी डी में चुनिए, कोई एक सही है। ए में आंसर 1 डायोप्टर, बी में है -1.5 डायोप्टर, सी में है 2 डायोप्टर और डी में है -3.5 डायोप्टर। तो जल्दी से आइए, 11 का आंसर आया अंकुश कुमार का। 11 का बी, 11 का बी, 11 का बी। मैक्सिमम लोगों का आंसर है बी। अमित कुमार महतो का आंसर सी है। तनु कुमारी का आंसर ए है। देवराज का ए है। आंसर इसका सही होना चाहिए। आंसर कौन सा सही होगा? आप सारे बच्चों ने देख लिया। हम लोग पढ़े थे दो लेंसों का संयोजन, दो लेंस को संयोजित करते थे, कंबाइन करते थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आंसर हमारा सही होगा बी नंबर। बी नंबर होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि पावर P बराबर P1 प्लस P2। तो P1 का मान सिंपल है 2 डायोप्टर,
प्लस -3.5 डायप्टर। इससे आसान इस ब्रह्मांड में सवाल नहीं हो सकता। जिन बच्चों का गलती हो गया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। तो -1.5 डायप्टर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत इजी वे में हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। यदि निर्वात से किसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो, इस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। चलिए दिमाग लगाइए जल्दी से। यदि निर्वात से किसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो, इस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। इफ द क्रिटिकल एंगल for total internal reflection from vacuum to a medium is 30 degree, then the speed of light in this medium will be। तो यहाँ पर समझेंगे हम लोग जल्दी से। क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, प्रकाश की चाल पूछ रहा है। तो प्रकाश की चाल के लिए मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, अपवर्तनांक चाहिए। और अपवर्तनांक क्रिटिकल एंगल दिया है तो वहाँ से अपवर्तनांक निकल जाएगा और तब वहाँ से प्रकाश की चाल निकलेगा। तो चलिए क्या बनाए आप लोग, देखते हैं आप लोग बाबू लोग। का आंसर नंबर 12 का आंसर नंबर DAC तीनों पर आ रहा है। चलिए गौर करके देखेंगे, कुछ बच्चे मेरे कंफ्यूज हो रहे हैं। आंसर नंबर कौन सा सही होगा, आइए उसको हम लोग देखते हैं। 12 का आंसर नंबर बी, 12 का आंसर नंबर बी आपका सही है। चलिए उसको गौर से देखिए। अब इसको समझते हैं क्यों कैसे सही होगा। प्यारे बच्चों, मैं जब लिखता हूँ तो मोबाइल में कलर कम दिखाई पड़ रहा है, तो ध्यान देंगे, मेरे हाथ के स्टाइल को समझेंगे। सर क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो म्यू इक्वल टू हम लोग कह देंगे 1/sin 30 डिग्री। म्यू बराबर हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री। तो यहाँ से म्यू का मान निकल जाएगा, sin 30 हाफ होगा तो म्यू का मान निकल जाएगा कितना, 2। sin 30 हाफ को ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा 2। तो म्यू का मान यदि 2 निकल गया तो ध्यान देंगे, हम लोग पढ़े थे C इक्वल टू C0/म्यू। तो C0 हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ म्यू का मान हो गया /2। तो ये 3 में 2 से भाग देंगे, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा गौर से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए आप बच्चों का आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्टार्ट हो गया। चलिए उसको गौर से देखिए। दो पतले उत्तल लेंसों की क्षमता 5 डायप्टर तथा 4 डायप्टर है। वे दोनों समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। 2 thin convex lenses of power 5 diopter and 4 diopter are both coaxially placed at a distance of 10 centimeter. Then the power of the equivalent lens will be। लगाइए दिमाग से जल्दी से। आप लोगों ने पढ़ा था, हिंट्स में दे रहा हूं। दो लेंस को कुछ दूरी पर रखते हैं,
दो लेंस को कुछ दूरी पर रखते हैं, दोनों लेंस का फोकस दूरी कुछ ना कुछ है। तो जल्दी कीजिए, दो लेंसों को कुछ दूरी पर रखते हैं, दो लेंसों को कुछ दूरी पर रखते हैं, दोनों का फोकस दूरी मालूम है, नहीं दोनों का पावर मालूम है, 5 डायोप्टर 4 डायोप्टर, और उसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो समतुल्य लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस, तो आपको याद होगा पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2। आपको हिंट्स दे दिया, गौर से बनाई जल्दी से। कुछ बच्चे फंसे हैं, C नंबर भी बोल रहे हैं, B नंबर भी बोल रहे हैं, और सच में इसी दोनों में एक सही आंसर है। आंसर देख लीजिए कौन सा सही है। बी नंबर आंसर सही हो गया। अब कोई बच्चे यदि फंसे हैं क्यों, तो देखिएगा बहुत छोटा सा सिंपल बात में हमारे प्यारे प्यारे पे कुछ बच्चे फंस गए। कैसे फंस गए, गौर से देखिए। डी डिस्टेंस का मान सेंटीमीटर में है। पहला काम तो बच्चों को बोला गया था कि आपको एग्जाम में फंसाया जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो 1/10 मीटर होगा डी का मान, तब आपका सवाल सही बनेगा। तब P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2। चलिए करके देखिए, आपका जवाब अब सही आएगा और सही आंसर आएगा तुम्हारा बी नंबर। 7 डायोप्टर आपका आंसर सही आएगा। तो 5 डायोप्टर है, 4 डायोप्टर है, और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा और तब वो फॉर्मूला लगाना है, आपका जवाब हो जाएगा। तो 5 प्लस 4 माइनस 1/10 इंटू 5 प्लस 4। आप गौर करके देखिए, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9। 5 से 2, 2 2 या 4, 4 9 माइनस 2, आंसर हो जाएगा 7 डायोप्टर। फाइव इंटू 4 है, चलिए ठीक है, 7 डायोप्टर आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, जल्दी जवाब दीजिए। फोकस दूरी मैंने हाल में पढ़ाया है, 2 से 3 दिन पहले मैंने पढ़ाया सभी बैच में। अलग अलग वर्ण के लिए लेमडा का मान अलग अलग होता है, और जिसका लेमडा का मान अधिक होता है उसका विचलन कम होता है, और विचलन कम होगा तो फोकस दूरी बड़ा हो जाएगा। हाल में 2 दिन पहले क्लास देखे होंगे, ये आपको दिख गया होगा। तो चलिए यहाँ पर से देखिए आंसर कौन सा सही है। डी नंबर आपका आंसर सही हुआ। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का। तो लाल का है तो विचलन सबसे कम किसका होगा, लाल का। विचलन कम होने पर फोकस दूरी कैसा होगा, गौर से देखिएगा। यहाँ से प्रकाश किरण आता है तो लाल का विचलन सबसे कम होगा, तो लाल किरण अधिक से अधिक दूरी पर जाके कटेगा। तो लाल के लिए फोकस दूरी सबसे अधिक होगा, बैगनी का फोकस दूरी सबसे छोटा होगा। बैगनी का विचलन अधिक होगा, वो नज़दीक में आके कटेगा, जिसका विचलन कम होगा वो अधिक दूरी पर कटेगा। तो लाल के लिए फोकस दूरी बड़ा हो जाएगा। FR पढ़े भी थे हम लोग, FR ग्रेटर देन FV, FR का मान सबसे बड़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हो गया डी आपका। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास आएगा, जल्दी से लिए।
एक द्वि उत्तल लेंस के फोकस पर एक बिंदु वस्तु रखा है तो प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, गौर से देखिए। एक द्वि उत्तल लेंस के फोकस पर एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु यदि फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसमें समय नहीं लगना चाहिए आप सारे बच्चों को। तो सारे बच्चों का इस बार सही आंसर आना चाहिए। चलिए, सारे बच्चों का सही आंसर है। क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अनंत कुमार का डी आंसर आ गया है। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा चेंज करो। आंसर ए सही होगा। अनंत पर वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये लाइन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट हो गया आपका। एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा। किसी लेंस को जल में डुबाने पर उसका क्या क्या परिवर्तन होता था। फोकस दूरी बढ़ जाता था, और भी कुछ परिवर्तन होता था या नहीं, जल्दी सोच के आंसर दीजिए। फोकस दूरी 4 गुना हो जाता था। 16 नंबर का कुछ बच्चे मेरा आंसर खाली सी ए बी लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आगे लिख कर आंसर भेजिए। तो यहाँ पर कौन लेंस है, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है, जल में डुबाएंगे, जल में डुबाएंगे तो वह लेंस अपना नेचर बदलेगा या नहीं, सोच के जवाब दीजिएगा। जल में डुबाने पर लेंस अपना नेचर नहीं बदलता है प्यारे बच्चों, इसलिए आपका आंसर सही हो जाना चाहिए। ए नंबर सही हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, ए नंबर। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पानी में डुबाने के बाद सिर्फ फोकस दूरी बढ़ता है। ये आपको बहुत जोर से चिल्ला के बताया था। सिर्फ फोकस दूरी बढ़ता है, उसके नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बात बताया गया था। तो यहाँ पर याद रखना है। हाँ, एक चीज़ बताया था, यदि बेंजीन होता, याद कीजिए उदाहरण दिए थे, यदि बेंजीन होता तो बेंजीन का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है, और अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में लेंस को डुबाने पर लेंस का फोकस दूरी बढ़ता है, साथ ही साथ उसका नेचर भी बदल जाता है। तो ये बातें याद रखिएगा। आपको आज पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी के बीच से निकल कर आया है। यदि आप थ्योरी कंटिन्यू पढ़े हैं तो सही आंसर इसका क्या होगा। तो चलिए आइए 3 लेंस को संयोजित करते हैं। F1 मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, F2 मान लीजिए -25 सेंटीमीटर, और F3 मान लीजिए 45 सेंटीमीटर एक दूसरे से सटाकर रखा गया है। इस संयोजन की फोकस दूरी होगी लगभग, आप जल्दी से सोचिए, 3 लेंस संयोग में रखा गया है तो बताए थे फोकस दूरी 3 लेंस हो, 10 लेंस हो, 20 लेंस हो, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 ऐसा करते चले जाइए। 2 लेंस था तो 1/f1 प्लस 1/f2 लेते थे। 3 लेंस है तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, f1 f2 f3 दिया हुआ है। मान बैठाइए, जल्दी से सरल करके दिखाइए सही आंसर इसमें कौन होता है। 17 का कुछ लोगों का ए नंबर कैसे आ गया। हंड्रेड % सही बोला जाए तो इसका जवाब सही कौन सा होगा, जल्दी से जोड़कर सॉल्व करके बताइए। ठीक है पांडव जी, मैं आपको जान रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी लाइव सेशन को देख रहे हैं।
चलिए इसके आंसर को देखिए। 100% सही पूछा जाए तो इसमें कोई आंसर नहीं था, लगभग नियर अबाउट 20 के आसपास है। यदि परफेक्ट आंसर पूछा जाए तो मैं कहूँगा नन ऑफ दिच, और लगभग मिलता जुलता आंसर बोला जाए तो सी नंबर मिलता जुलता होता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक लेंस के दोनों सतह पर की वक्रता त्रिज्या r समान है और लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। जल्दी से बताएंगे। इस तरह का एक सवाल और आगे पहले था। जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोगों का आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का सी नंबर आ रहा है। पूरा ध्यान से देखिए, गौर से। यदि ये आंसर गलत करते हैं इसका मतलब समझेंगे आप लोग फार्मूला सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। फार्मूला सॉल्व करना है क्या? लेंस मेकर फार्मूला लिखना है 1/f बराबर म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। फार्मूला लिखिए। r1 r2 दोनों बराबर है। सॉल्व करके बताइए। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर क्या है। लगता है ये आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है, गौर से देखता हूं मैं, सॉल्व करता हूं। 1/f इक्वल टू म्यू 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r प्लस 1/r। 1/r 1/r हो जाएगा 2/r। तो 1.5 हो गया तुम्हारा, माइनस 1 करेंगे 0.5 इंटू 1/r है तो 2/r हो जाएगा आपका। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। तो बाई डेसिमल हटाएंगे तो बाई 10 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 कट गया। तो f बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस r। f बराबर तुम्हारा हो जाएगा प्लस माइनस r। चलिए आंसर ए नंबर आपका सही है। सॉल्यूशन में आपने मिस्टेक किया। सॉल्यूशन ठीक से कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वन बाय आर है तो एफ हो गया तुम्हारा प्लस माइनस आर। आंसर नंबर सी हो गया, ए आंसर सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर चेंज। क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है। तो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायप्टर प्लस 5 डायप्टर है को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। चलिए ये सब सवाल यदि नहीं बनाते हैं तो आपको साइंस पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये सब सवाल जो बच्चे नहीं बनाते हैं सही रियली उनको साइंस पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने साथ, अपने पेरेंट के साथ, अपने करियर के साथ बेईमानी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर किस बच्चों का हुआ देखा जाए जरूर से। P1 दिया हुआ है -15 डायप्टर, P2 दिया है +5 डायप्टर, तो इसका इक्विवेलेंट पावर हो जाएगा -10 डायप्टर। फोकस दूरी निकालना है तो आराम से जवाब होगा। देखिए आइए सही आंसर आपका क्या है, और से देखिए सही आंसर क्या आया, बी नंबर। तो लगभग लोगों का सही आंसर है
मेरे कुछ कुछ बच्चों का, एक दो बच्चों का गलती हो गया है, बाकी लगभग बच्चों का सही है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक कांच के प्लेट की मोटाई 200 मीटर है और उसका अपवर्तनांक 1.5 है। उस पर लंबवत आपतित प्रकाश को पार करने में कितना समय लगेगा? एक कांच की प्लेट की मोटाई 200 मीटर है, उस पर उसका अपवर्तनांक 1.5 है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा? समय पूछा जा रहा है। चलिए गौर से देखिए। इस सवाल को मैं रक्षाबंधन के छुट्टी में भी पढ़ाया था, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समय नहीं मिलता है कुछ बातों पर ध्यान देने का। तो चलिए, उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो बिजी रहते हैं, और उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कष्ट करके क्लास करते हैं। चलिए 20 का बी 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 20 बी सभी बच्चों का जवाब है, और ये सही जवाब है। 20 बी नंबर आपका सही जवाब है। आइए गौर से देखते हैं। आप समझने के लिए गौर से देखेंगे। एक छोटा सा बात, बहुत सिंपल बात है कि सर टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए स्पीड चाहिए। तो टाइम निकालने के लिए स्पीड चाहिए, और आपके इस प्रश्न में कहीं स्पीड नहीं है, डिस्टेंस वाले दिया हुआ है। तो डिस्टेंस और स्पीड मालूम हो जाए तो टाइम निकल जाएगा। और स्पीड के लिए म्यू दिया हुआ है, गौर से देखिए। म्यू को देखकर आप स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि म्यू इक्वल टू C0/c आपने पढ़ चुका है। म्यू, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो C निकालना है तो हो जाएगा C0/म्यू। C बराबर हो जाएगा C0/म्यू। तो C0 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड बाय म्यू का मान है 1.5। इसे 2 बार में कट जाएगा, ये हो गया 2। तो C बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब C का मान निकल गया। अब निकालना है क्या? टाइम। तो सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होगा। तो डिस्टेंस से, तो टाइम T बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय C। तो डिस्टेंस तुम्हारा है 200 मीटर। कांच की मोटाई है 200 मीटर, 200 मीटर है, बाय C का मान है 2 × 10⁻8 है। तो 2 कट जाएगा, 10⁻8 जाएगा, 2 0 घट जाएगा। तो टाइम T बराबर हो जाएगा 10⁻6 सेकेंड। टाइम आपका निकल गया 10⁻6 सेकेंड। चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चेंज हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाइए। 21 नंबर देखिए, आप के सामने क्वेश्चन तैयार है। एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब तथा उस वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी होगी कितनी? दर्पण है, दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु और प्रतिबिंब क्या बीच का न्यूनतम दूरी क्या हो सकता है? न्यूनतम दूरी क्या हो सकता है? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब और उस वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। चलिए आंसर देखिए। आंसर में क्या देखा आपने? C 4F। क्या कहेंगे आप? 4F कहेंगे। बहुत आसानी से है, इसको देख लीजिएगा गौर से। रे डायग्राम को देख के समझ जाइएगा आराम से, इसमें कोई देरी नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर आएगा 22, उसको गौर से देखते हैं।
तरंगदैर्घ्य लेमडा के बढ़ने से माध्यम का अपवर्तनांक का मान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो लेमडा के बढ़ने से माध्यम का अपवर्तनांक, जल्दी बताइए। आपने बहुत हाल में सुना था कॉचीज इक्वेशन, और उसी के बाद मैंने आपको बताना शुरू किया था डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब बता रहा था उसमें इस बात का सबसे इम्पोर्टेंट बात था कि विभिन्न वर्ण के लिए लेमडा का मान, अब तरंगदैर्घ्य का मान भिन्न भिन्न होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिक उसका विचलन सबसे कम। विचलन जिसका सबसे कम मतलब उसका अपवर्तनांक सबसे कम। तो यहाँ पर समझ जाइए, लेमडा के बढ़ने से माध्यम का अपवर्तनांक घटता है। आंसर नंबर बी होना चाहिए। गौर से देखिए, आंसर नंबर बी आपका सही है। मैक्सिमम बच्चों का जवाब भी यही है। गौर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगी आपका बी। क्वेश्चन नंबर आपका चेंज होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जल्दी से। जल्दी बताइए बाबू लोग। ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? आपको पढ़ाया था मैंने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, प्रॉपर्टी बताया था जिसके सेंटर वाले भाग को जो ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है, पतला रेशा, उसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, और उसको कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। इंग्लिश में कहते हैं कोर। तो इसका आंसर नंबर होगा बी, कोर कहते हैं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और हमारे पास 2 आंसर बचा हुआ है। 2 क्वेश्चन आपका 2 मिनट वेट करेंगे। एफ फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण यदि किसी वस्तु का एम आवर्धन का प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की दर्पण से दूरी आपको फॉर्मूला सब बताया गया था। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी का फॉर्मूला सब बताया गया था। आप वहाँ पर देखोगे तो आंसर नंबर आपका इसमें से कौन होगा? जल्दी बताइए। 23 का सही आंसर नहीं, 24 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए बाबू लोग। राज कपूर ने बहुत लंबा ए लिखा है, करीब 10-12 ए लिखा है, और सारे बच्चों जिसको इसको कॉन्फिडेंस है सबने लंबा लंबा ए लिखा है, लेकिन मेरे गुलशन कुमार ने सी भी लंबा लिखा है। अब लफड़ा हो गया गर्व से। गुलशन जी, आप ये प्रतिबिंब की दूरी का मान सही बता रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी का मान ये था, लेकिन ये जो है ए को गौर से देखिए, आंसर देने में थोड़ा सा फंसाया गया आपको। m बाय एम हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 बाय एम हो जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ए। गौर से देखिए, सही आंसर क्या हुआ? ए। सही आंसर क्या हुआ? ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग ध्यान देते हैं। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। बहुत मजेदार सवाल है। क्रांतिक कोण सबसे कम होगा, वर्ण जहां तक आ जाए, हरा लाल पीला से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आ जाए आपकी लाइफ में, आप बच्चों को ध्यान देना है कि आपका दिमाग चला जाए तरंगदैर्घ्य पर। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका म्यू का मान सबसे अधिक होगा, और म्यू का मान सबसे अधिक होगा तो क्रांतिक कोण सबसे कम होगा। खूब ध्यान से देखिएगा। मतलब आपका यहाँ पर आंसर नंबर क्या है, गौर से देख लीजिए। बैगनी वर्ण के लिए बोला गया है। बैगनी वर्ण का लेमडा क्या है? सबसे अधिक होता है, तो म्यू का मान सबसे छोटा होगा,
म्यू का मान सबसे छोटा होगा तो क्रांतिक कोण सबसे बड़ा होगा, क्रांतिक कोण सबसे बड़ा होगा। तो क्या पूछा रहा है, सबसे कम पूछ रहा है। आइए गौर से देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्रांतिक कोण के बारे में IC जो हम लोग लेते हैं वो साइन इनवर्स 1/μ होता है। इसका मतलब म्यू का मान यदि बड़ा होगा तो IC का मान क्या होगा, छोटा होगा। समझना है गौर से। अब म्यू का मान बड़ा कब होता है, जब वेवलेंथ छोटा होता है। तो वेवलेंथ छोटा होने पर म्यू बड़ा होगा। तो इसको बड़ा होने के लिए लेम्डा का मान छोटा होगा, क्योंकि लेम्डा छोटा होता है तो म्यू बड़ा होता है। म्यू बड़ा होगा तो क्रांतिक कोण IC का मान भी क्या होगा, छोटा होगा। तो लेम्डा सबसे छोटा किसका होता है, बैंगनी वर्ण का होता है। किसका होता है, बैंगनी वर्ण का लेम्डा सबसे छोटा होता है। तो चलिए इसको ध्यान देंगे। बैंगनी का लेम्डा तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा, तो म्यू का मान सबसे बड़ा। म्यू का मान सबसे बड़ा तो क्रांतिक कोण का मान सबसे छोटा। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से कहाँ निकल के चला जाता है। तो सभी बातों का जब छोटा छोटा चीज पर आप ध्यान देंगे तब ऑब्जेक्टिव आपका 100% सही होता है। डायरेक्ट इसमें से ये सब सवाल में क्या हुआ, दो दो कंसेप्ट का जरूरत पड़ा। दो कंसेप्ट में मतलब एक तो तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक के बीच संबंध ये मालूम होना चाहिए, फिर क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध होना चाहिए। तो वर्ण का चर्चा होगा मतलब वेवलेंथ का चर्चा होगा, वेवलेंथ का चर्चा होगा तो म्यू का चर्चा होगा, म्यू होगा तब क्रांतिक कोण होगा। तो ये एक चेन बन गया यहाँ से बैंगनी वर्ण से लेके IC तक। तो आपका आंसर इसका सही हो गया था D। तो चलिए हमारा आज का लाइव सेशन आज समाप्त होता है। पुनः हम लोग शाम में 6 बजे दूसरे स्टाइल से टेस्ट होगा और वो टेस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी से होगा। तो आप सारे बच्चे इन सभी क्वेश्चन को ऑनेस्टली दोबारा रिवीजन करेंगे, सर्च करेंगे, खोजेंगे, विचार करेंगे और ये मानकर तैयार करेंगे बोर्ड एग्जाम में इतने में से 2 ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा। अब इतनी गारंटी मैं ले रहा हूँ और आज तक गारंटी फेल नहीं हुआ है, याद रखिएगा। फिर मिलते हैं शाम में 6 बजे इसी तरह का गारंटेड क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।